क्या बोलते दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कर्ण जोशी। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां नेपाल में केपी ओली सरकार की भारत विरोधी गतिविधियों का असर अब सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में भी दिखने लगा। जहां नेपाल में चीन के अतिक्रमण को लेकर ओली सरकार घिरी है, तो वहीं आम जनता भी भारत के साथ संबंधों को लेकर ओली सरकार को घेर रही है। लेकिन इसी बीच नेपाल से आ रही ताज़ा खबरों के मुताबिक सत्तारूढ़ ओली सरकार अब ज़्यादा दिनों तक अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत के कुछ इलाकों को अपने देश के नए नक्शे में शामिल कर दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट घोल दी थी। लेकिन अब उन्हें अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी में बगावत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत नेपाल के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। कम्युनिस्ट पार्टी में खुलकर सामने आए मतभेद। दरअसल पिछले कुछ दिनों में नेपाल के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में मतभेद खुलकर सामने आने लगे। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि केपी शर्मा ओली के दिन अब गिने चुने रह गए। लेकिन पार्टी में उनके धुर विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड ने साफ कहा है कि वे ओली के मनमानी ढंग से काम करने के तरीके से तंग आ चुके हैं। उधर नेपाल से आ रही खबरों के मुताबिक ओली के इस्तीफे की मांग तेज हो चुकी है। भारत की सधी प्रतिक्रिया। इधर नेपाल के हालिया आंतरिक घटनाक्रम पर भारत ने नपी तुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारत ने काठमांडू को केवल इतना याद दिलाया कि लॉकडाउन के बावजूद भारत ने नेपाल को जरूरी चीजों की आपूर्ति प्रभावित नहीं होने दी। मई में नेपाल के साथ द्विपक्षीय व्यापार 30 करोड़ डॉलर को पार कर गया। भारत का साफ कहना है कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध है। ओली और प्रचंड हुए आमने सामने। उधर नेपाली मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के इस हफ्ते हुई बैठक में ओली और प्रचंड ने एक दूसरे को खरी खरी सुनाई। काठमांडू पोस्ट ने पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा कि प्रचंड ने इस मीटिंग में कई सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने बताया कि सत्ता में बने रहने के लिए ओली क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। अखबार ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि प्रचंड ने बैठक में कहा कि हमने सुना है कि सत्ता में बने रहने के लिए पाकिस्तानी, अफगानी और बांग्लादेशी मॉडल अपनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे। ओली से खुश नहीं है प्रचंड। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी में ओली गुट अल्पमत में है। प्रचंड ने बैठक में कहा कि भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों में किसी को भी जेल भेजना आसान नहीं। उन्होंने कहा कि सेना की मदद से देश पर राज करना आसान नहीं। पार्टी को तोड़कर विपक्ष के साथ गठजोड़ करके सरकार नहीं चलाई जा सकती। हालांकि प्रचंड की सोच भी भारत के मुफीद नहीं रही, लेकिन भारत का मानना है कि उन्होंने कभी भी भारतीय हितों की उस तरह से अनदेखी नहीं की जैसी ओली कर रहे हैं। नेपाल में सत्ता में वामपंथी, चीन से नजदीकी। दरअसल नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी वामपंथी हैं और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल था। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। 2015 में भारत के नाकेबंदी के बाद भी उन्होंने नेपाली संविधान में बदलाव नहीं किया और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केपी शर्मा चीन की गोद में चले गए। नेपाल सरकार ने चीन के साथ एक डील कर ली, जिसके तहत चीन ने अपने पोर्ट को इस्तेमाल करने की परमिशन नेपाल को दे दी। भारत का विरोध कर जीता चुनाव।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले चुनाव में भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। उन्होंने भारत का डर दिखाकर पहाड़ियों और अल्पसंख्यकों को एकजुट किया और सत्ता को हासिल कर लिया। वहीं पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस नेपथ्य में चली गई और वाम दल पहाड़ी लोगों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। क्या ज्यादा दिनों तक झेलेगा भारत नेपाल की अकड़? दरअसल नेपाल में जब से चीन की सक्रियता बढ़ी है, तब से भारत नेपाल के रिश्तों में दरार आ गई और नेपाल लगातार भारत विरोधी कार्य करने में जुटा है। हालांकि भारत सरकार की ओर से नेपाल सरकार के इस रवैये को लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी गई, बस उसे पुराने रिश्तों की याद दिलाई गई। हालांकि नेपाल के इस अकड़ को भारत कब तक सहन करता है, अब ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। तो वहीं गलवान घाटी में सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर उपजे तनाव के बीच जहां भारत चीन आमने सामने है, तो वहीं अब नेपाल भी भारतीय सरहदों के पास सड़कों का निर्माण करने में लग गया। नेपाल की ओर से किए जा रहे इस निर्माण कार्य को जानकार चीन की सोची समझी साजिश बता रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। चीन के बाद अब नेपाल भी भारतीय सीमा तक सड़कों का जाल बिछाने में लगा हुआ है। दार्चुला तिंकर मोटर मार्ग के साथ ही इस समय नेपाल में पिथौरागढ़ जिले से लगी सीमा पर सड़कों का काम तेजी से चल रहा है। दार्चुला और बैतडी में दोनों देशों का सीमांकन करने वाली काली नदी के किनारे बसे गांवों तक सड़कों का निर्माण हो रहा है। चीन के बाद अब नेपाल कर रहा हिमाकत। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों से लगी 350 किलोमीटर लंबी सीमा तक चीन पहले ही सड़कों का निर्माण कर चुका है। अब नेपाल भी भारत की सीमा के नजदीक तक तेजी से सड़कों का निर्माण करा रहा है। उत्तराखंड से नेपाल की 275 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों की सीमाओं से लगी भारत नेपाल की सीमा की लंबाई पिथौरागढ़ जिले में सबसे अधिक लगभग 150 किलोमीटर है। तीनों जिलों में केवल चंपावत जिले के बनबसा में ही मोटर पुल है, जबकि पिथौरागढ़ जिले में झूला घाट से लेकर काला पानी में स्थित सीता पुल तक झूला पुलों से ही आवागमन होता है। बीओपी पर की जवानों की तैनाती। वहीं भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर तवा घाट से लिपुलेख तक सड़क निर्माण करने के बाद नेपाल के सुर बदले हुए हैं। भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद नेपाल ने छांगरू में बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित कर सेना के जवानों की तैनाती कर दी है। इसके अलावा काली नदी किनारे आधा दर्जन स्थानों पर बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित कर सेना के जवानों को तैनात करने का काम चल रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल ने भारत और चीन के साथ निकट स्थिति अपने अंतिम गांव छांगरू और तिंकर तक सड़क का निर्माण भी तेज कर दिया है। भारतीय सीमा तक आसानी से पहुंच जाएंगे नेपाली सैनिक। दरअसल 130 किलोमीटर लंबी इस सड़क में 43 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। शेष सड़क बनाने का काम नेपाल सेना को सौंपा गया है। इसके अलावा भारत से लगे नेपाल के 2 जिलों दार्चुला और बैतडी में भी 1 दर्जन से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। सूत्रों के अनुसार नेपाल की योजना सीमा से लगे अधिक से अधिक गाँवों को यातायात सुविधा से जोड़ने की है। छांगरू, तिंकर के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछ जाने के बाद भारतीय सीमा पर नेपाली सुरक्षा बलों की पहुंच आसान हो जाएगी। नेपाल में घिरी केपी ओली सरकार। गौरतलब है कि नेपाल चीन के इशारों पर भारत के साथ तनाव पैदा करने में लगा हुआ है, लेकिन अब वही चीन नेपाल के क्षेत्रों पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। दरअसल जिन क्षेत्रों को लेकर नेपाल भारत से विवाद खड़ा कर रहा है, वो क्षेत्र कभी नेपाल के पास थे ही नहीं, और इस बात का भी नेपाल के पास कोई प्रमाण नहीं है कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा उसका है।
हालांकि ये बात नेपाल के लोगों को भी पता है कि ये तीनों क्षेत्र उसके नहीं हैं, लेकिन चीन की ओर से मिले इशारे और चीन की ओर से नेपाल के क्षेत्रों पर किए जा रहे कब्जे को छुपाने के लिए नेपाल भारत के साथ विवाद खड़ा कर रहा है और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए जबरन भारतीय हिस्सों को अपने देश में दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इसे लेकर अब नेपाल में भी केपी ओली सरकार गिरती नजर आ रही है, क्योंकि अब उनके अपने ही उन्हें इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख नाम पुष्प कमल दहल प्रचंड का है, जो इन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। तो वहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने के लिए और अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर चीन इस समय दुनिया भर के देशों के निशाने पर है। दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका चीन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और चीन को एक के बाद एक हाई वोल्टेज झटके दे रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। अमेरिका ने शुक्रवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने उन पर हांगकांग में मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। वहीं चीन ने शनिवार को हांगकांग संबंधी मुद्दों को लेकर चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के फैसले का कड़ा विरोध जताया। साथ ही चीन ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वो मजबूत कदम उठाता रहेगा। बहरहाल अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों का पालन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज मैं मौजूदा और पूर्व सीसीपी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध की घोषणा कर रहा हूं, जिसके बारे में माना जाता है कि वे 1984 में चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पत्र या मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों के परिजन भी इस पाबंदी के दायरे में आ सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में संक्रमण फैलने के बाद से अमेरिका और चीन के रिश्ते खराब हुए हैं। हांगकांग के लिए चीन के सुरक्षा कानून ने ट्रंप को विशेष आर्थिक पैकेज को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिसने हांगकांग को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र रहने की अनुमति दी है। दरअसल जारी बयान में पोम्पियो ने चीन को चीनी ब्रिटिश संयुक्त घोषणा में अपनी प्रतिबद्धताओं और दायित्वों का सम्मान करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा कि हांगकांग को अपनी स्वायत्तता का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। इसमें मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता, जिसमें अभिव्यक्ति और शांति की स्वतंत्रता भी शामिल है। इन अधिकारों को हांगकांग प्रशासन की तरफ से संरक्षित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सरकार के हवाले से कहा कि चीन ने शनिवार को हांगकांग से संबंधित मुद्दों पर चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के गलत फैसले का कड़ा विरोध किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मजबूत कदम उठाने की कसम खाई है। गौरतलब है कि एशिया में अपने सीमा विस्तार को लेकर और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने के लिए चीन दुनिया भर के देशों के निशाने पर है। इसे लेकर अमेरिका लगातार चीन पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी सेना एशियाई देशों में भेजने का भी ऐलान किया है, जो कि चीन को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला कर सके। इसके अलावा अमेरिका समंदर में भी चीन का घेराव करने में जुटा है, ताकि चीन को बचने का कोई रास्ता न मिल सके। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज।
खबरों में लेंगे छोटा सा ब्रेक। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद दर्शकों का फिर से स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां सत्ता के रोब में अच्छे अच्छे नेता पागल हो जाते हैं। उन्हीं में से एक महान रौबदार हैं प्रतीक शर्मा। इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जिस कारनामे को देखकर अमरोहा की जनता धन्य हो गई। दरअसल प्रतीक शर्मा ने नगर पालिका के कर्मी असद पर गालियों की बौछार कर दी। क्या है पूरा मामला, पेश है रिपोर्ट। लोग होता है साहब जब मदद करते हैं लोग को। देखिए मेंबर साहब यहाँ गाली से बात मत करो। ठेकेदार के साथ 3 लाख रुपए लगे हैं, खिलाफ है हमारे, ठीक है। यहाँ गाली आप ही नहीं देते हो, गाली देने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये गाली देने में आप मेंबर हो, सम्मानित हो। ये तो यहाँ गाली के साथ आप 3.5 लाख रुपए ठेकेदार के लगे हैं यार। कैसे कंपनी है, कैसा नहीं जो बोला है सब में वो करिए। ये सब सारी चीज अच्छी चीज अभी सर इनको कुछ वाले मैंने इनसे ये आपसे बड़ा सफेद लिबास के साथ लाल गमछे में बैठे खोजकर्ता, इनका नाम है प्रतीक शर्मा। अपने पद की वजह से अपने संस्कारों को जूतों के नीचे कुचल कर रख दिया। जुबान से गालियां तो लार की तरह टपकती हैं, और टपके भी क्यों ना भाई, इनकी धमनियों में कमल के फूल का ठप्पा जो लगा है। चाल, चरित्र और चेहरे का राग अलापने वाली पार्टी के टिकट पर सभासद बने हैं बाबूजी। गाड़ी पर लगाकर घूमते हैं कमल का झंडा। मतलब कि साहिब की शैली ऐसी है कि दूर दूर तक इनके नाम के चर्चे हैं। अब शब्दों से लय शब्दकोश का पूरा जकीरा है। बस समय देखकर गालियां उगलते हैं, और अपने मगज को साहिब ने प्रयोगशाला बनाकर रखा है, जहां रोज नई नई गालियों का शोध किया जाता है। कब, कहां, कौन सी गाली दी जानी है, सारी की सारी रिसर्च इनकी प्रयोगशाला में होती है। इतने परम प्रतापी सभासद को पाकर अमरोहा की जनता धन्य हो गई कि प्रभु की असीम अनुकंपा से विश्व का गालीबाज विजेता सभासद चुन लिया है। दरअसल प्रतीक शर्मा के कारनामे देखकर इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ऑक्सफोर्ड वाले क्या हिंदी अंग्रेजी के शब्द छापेंगे जो साहिब ने अति संस्कारी शब्दों का जखीरा अपने मगज में बिठा रखा है। बस कोई प्रकाशक नहीं मिल रहा है, नहीं तो रातों रात सबसे बड़े गालीबाज के सम्मान से सम्मानित हो जाएं। वैसे तो प्रतीक शर्मा कई बार अपनी गालियों का रंग कौशल दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार इनके हत्थे चढ़ गए पालिका के कर्मी असद। दरअसल अमरोहा नगर पालिका परिषद में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले होर्डिंग और बैनर के जरिए विज्ञापन के शुल्क के ठेकों को लेकर काफी दिनों से विवाद चला आ रहा है। मौजूदा समय में यह ठेका वैभव माहेश्वरी के पास है, जिनके पक्ष की ओर से भाजपा नेता राजेश आर्या और भाजपा सभासद प्रतीक शर्मा पैरवी कर रहे हैं। आरोप है कि वैभव माहेश्वरी के ठेके के कार्यकाल के दौरान भाजपा नेता मोनू यादव और उनकी टीम से वैभव माहेश्वरी, प्रतीक शर्मा और राजेश आर्य का विवाद चल रहा है। कुछ पैसों के लेन देन के चलते विवाद लगातार जारी रहा। अभी इनके रुपयों के लेन देन का विवाद निपटा भी नहीं था कि वैभव माहेश्वरी के द्वारा लिए गए विज्ञापन ठेके का कार्यकाल पूरा हो गया और नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा विज्ञापन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाने लगी और शुक्रवार को इस ठेके की बोली लगनी थी। बस इसी बात को लेकर सभासद प्रतीक शर्मा, ठेकेदार वैभव माहेश्वरी और भाजपा नेता राजेश आर्य के साथ पालिका परिषद अमरोहा पहुंचे
और उन्होंने अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी की मौजूदगी में होने वाली ठेका विज्ञापन शुल्क की बोली प्रक्रिया शुरू कर दी। और इस दौरान सभासद प्रतीक शर्मा ने पालिका के कर्मी असद के साथ बदसलूकी की, उन्हें गंदी गंदी गालियां भी दी, जिससे नाराज होकर अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी ने प्रतीक शर्मा को गाली न बकने की हिदायत भी दी, लेकिन साहब कहां मानने वाले और लार की तरह गालियां टपकाते रहे। मामला आज नगरपालिका परिषद अमरोहा में विज्ञापन के ठेके को लेके बोली लगने वाली थी, जिसमें सारे बोलीदाता उपस्थित हुए थे। हमारे क्योंकि माननीय सभासदगण भी उपस्थित थे ताकि पारदर्शिता बनी रहे, कुछ ऐसा ना हो। उसमें कुछ इशू पे सभासद महोदय और हमारे कर्मचारी के मध्य में थोड़ा सा नोकझोंक हुई, कुछ भाषा वर्धता के हुए, जिसमें सभासद को मेरी तरफ से हिदायत भी दी गई कि यहाँ गरिमा बना के रखा जाए। बाद में सभासद और कर्मचारी की आपसी नोकझोंक को आपसी वार्ता के द्वारा सुलझा लिया गया। खैर कोई बात नहीं सभासद जी, जरूरी नहीं कि हर कोई तमीज से बात करता हो, और पार्टी ने भी आपका यही कौशल देखकर आप पर भरोसा जताया हो। हालांकि मामला सत्ताधारी पार्टी के सभासद का था, इसीलिए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मामले को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन किसी शख्स द्वारा पालिका के प्रांगण में हुए इस हंगामे के वीडियो को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद यह पूरी वीडियो वायरल हो गई। एनबी न्यूज के लिए अमरोहा से मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट। देखिए मेंबर साहब यहाँ गाली से बात मत करो। देखिए मेंबर साहब यहाँ गाली से बात मत करो। लोग होता है साहब जब मदद करते हैं लोग को। देखिए मेंबर साहब यहाँ गाली से बात मत करो। यहाँ के के 3.5 लाख रुपए लगे हैं खिलाफ है हमारे, ठीक है। यहाँ गाली आप ही नहीं देते हो, गाली देने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये गाली देना नहीं, आप मेंबर हो, सम्मानित हो। यहाँ कर्मचारी के सामने आप 3.5 लाख रुपए ठेकेदार के लगे हैं। यार कैसे तुमने ये कैसा नहीं झूठ बोला है सब लोगों को? ये सब सारी चीज अच्छी चीज अभी सर इनको कुछ वाले मैंने इनसे ये आपसे बड़ा एक साल में तो वहीं चीन से चल रहे तनाव के बीच जहां इसी साल रूस भारत को S-400 देने वाला है, तो वहीं स्वदेशी मारीच नौसेना में शामिल हो गया, जिससे भारत की ताकत काफी बढ़ गई। पेश है ये रिपोर्ट। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित एंटी टॉर्पेडो मिसाइल सिस्टम मारीच को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। यह मिसाइल सिस्टम अग्रिम मोर्चे के सभी युद्धपोतों से दागी जा सकती है। यह मिसाइल सिस्टम किसी भी टॉर्पेडो हमले को विफल करने में नौसेना की मदद करेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के मुताबिक विकसित मारीच प्रणाली हमलावर टॉर्पेडो का पता लगाने और उसे भ्रमित करने और नष्ट करने में सक्षम है। वहीं नौसेना के मुताबिक निर्दिष्ट नौसैन्य मंच पर लगे इस प्रणाली के प्रतिरूप ने सभी प्रायोगिक मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे और नौसैन्य स्टाफ मानदंड आवश्यकताओं के अनुरूप सभी विशेषता प्रदर्शनों पर यह खरी उतरी। नौसेना ने अपने बयान में कहा कि मारीच को शामिल किया जाना स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में न सिर्फ नौसेना और DRDO के संयुक्त संकल्प का साक्ष्य है, बल्कि ये सरकार की मेक इन इंडिया पहल और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने के देश के संकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन में चले आ रहे सीमा तनाव के बीच रूस इस साल के आखिर तक पहले S-400 एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति भारत को कर देगा। रूस के सरकारी अखबार ने इसकी जानकारी दी। रूसी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रक्षा मंत्री के अनुरोध के बाद रूस S-400 को भारत में जल्द ही देने पर सहमत हुआ है। पहले यह एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 2021 तक मिलने वाला था और इसके साथ ही रूसी अखबार ने बताया कि 2024 तक भारत को हर साल एक S-400 एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति की जाएगी। इस साल के आखिर तक अगर भारत को यह अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम मिल जाता है
तो भारत अगले साल होने वाले रिपब्लिक डे की परेड में S-400 सिस्टम का प्रदर्शन कर सकता है। वहीं रूसी अखबार से पहले रूस यात्रा पर गए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोविच बोरिसोव ने हथियारों के जल्द आपूर्ति का आश्वासन दिया। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत और रूस के बीच विशेष सहयोग है और रूस ने भरोसा दिलाया कि भारत संग किए गए समझौते तेजी से पूरे कर लिए जाएंगे। इस डील के बारे में राजनाथ सिंह ने बताया कि रूसी उप प्रधानमंत्री से मेरी बातचीत सकारात्मक रही। महामारी की कठिनाइयों के बाद भी हमारे द्विपक्षीय संबंध बने हुए हैं। मुझे भरोसा दिलाया गया कि जो समझौते किए जा चुके हैं उन्हें जारी रखा जाएगा। यही नहीं, कई मामलों में इनको बहुत कम समय में पूरा किया जाएगा। दरअसल भारत और रूस के बीच 2018 में दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डील $5 अरब यानी 40,000 करोड़ रुपए में डील हुई। भारत ने इसकी 5 यूनिट्स खरीदने का करार किया। इसके अलावा भारत रूस से 31 फाइटर जेट खरीद रहा है। भारत ने T-90 टैंक के महत्वपूर्ण कलपुर्जों को लेकर रूस से बात की। इसके पहले रूस ने कहा था कि वे कोरोना वायरस को देखते हुए दिसंबर 2021 तक S-400 की सप्लाई करेगा। हालांकि इस डील को लेकर हमारा पड़ोसी देश चीन काफी सहमा हुआ है। वो इस डील को रद्द करवाना चाहता था, लेकिन उसकी यह मंशा सफल नहीं हो सकी। बता दें कि चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार पीपल्स डेली ने रूस को यहां तक नसीहत दे डाली कि वो भारत को हथियार ना बेचे। पीपल्स डेली ने फेसबुक पर सोसाइटी फॉर ओरिएंटल स्टडीज ऑफ रूस नाम के ग्रुप में लिखा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर रूस को चीनी और भारतीयों के दिल पिघलवाने हैं तो भारत को ऐसे संवेदनशील वक्त में हथियार नहीं देने चाहिए। दोनों एशियाई ताकतें रूस के करीबी सहयोगी हैं। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच मौजूदा हालातों में रूस की ओर से भारत को दिए जा रहे हथियार भारत और रूस की पुरानी मित्रता को दर्शाते हैं। हालांकि हथियारों के सप्लायर रोकने के लिए चीन ने कई प्रोपेगेंडा चलाए, लेकिन रूस ने भारत के साथ पुराने संबंधों को देखते हुए चीन के सभी प्रोपेगेंडा को फेल कर दिया और आखिरकार चीन इसी साल भारत को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई करेगा। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। तो वहीं पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह आंकड़ा 1 करोड़ के पास पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ भारत में भी करीब 5.25 लाख लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि इसी बीच WHO ने पूरी दुनिया को एक अच्छी खबर दी। क्या है वो अच्छी खबर? पेश है रिपोर्ट। दुनिया भर की निगाहें इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन पर टिकी हुई हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया को 1 साल या उससे भी पहले कोविड-19 की वैक्सीन मिल सकती है। वैक्सीन को विकसित करने, उसका निर्माण करने और वितरण करने में उन्होंने वैश्विक सहयोग के महत्व की भी बात कही। यूरोपियन संसद की एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी के साथ मीटिंग में टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि वैक्सीन को उपलब्ध कराना और इसे सभी को बांटना एक चुनौती होगी। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। वर्तमान में 100 से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट डेवलपमेंट के कई चरणों में हैं। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महामारी ने वैश्विक एकजुटता के महत्व पर प्रकाश डाला है। साथ ही स्वास्थ्य को एक लागत के रूप में नहीं बल्कि निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। दुनिया के सभी देशों को इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और संकट की स्थितियों के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने पर काम करना चाहिए। वहीं इसके साथ ही उन्होंने विश्व स्तर पर यूरोपीय संघ के नेतृत्व की आवश्यकता पर भी बल दिया। महानिदेशक ने स्वीकार किया कि सभी ने गलतियां की हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि
एक स्वतंत्र पैनल WHO की ओर से महामारी को लेकर दी गई प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करेगा ताकि गलतियों से सबक लिया जा सके। यह पैनल जल्द अपना काम शुरू करेगा। गौरतलब है कि इस समय पूरी दुनिया में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के करीब पहुंच गया है, जबकि मरने वाले की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे घनी आबादी वाले दूसरे नंबर के देश भारत की, तो यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 5.25 लाख के करीब पहुँच गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 16,000 के पास पहुँच गया है। फिलहाल हर रोज बढ़ते इन मामलों ने पूरी दुनिया की मुश्किल बढ़ा दी है। न्यूज डेस्क की स्पेशल रिपोर्ट AMD न्यूज। क्या बोलती दुनिया में फिलहाल के लिए इतना ही। करण जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।